हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वेलकम टू ऑल, वेलकम टू जिज्ञासा, वेलकम टू एफआरओ मेंस बैच। कैसे हैं मेरे सभी योद्धाओं? कैसे हैं मेरे सभी योद्धा? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने मन को बहुत ही मजबूत कर लिए होंगे, मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और आप सभी को आज से ही अपनी मेहनत को दिन दुगना रात चौगुना करना शुरू कर देना है। राइट? यस, बहुत बढ़िया। सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके? तो एक बार सभी लोग शानदार तरीके से आंसर करेंगे यस और नो में फटाफट, और फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना मेंस का। आज से कारवां स्टार्ट करेंगे। और आपका आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा कि क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, है ना। जहां से आपके पेपर में एक क्वेश्चन लिखने के लिए आने की संभावना बिल्कुल प्रबल हो जाती है। वेरी राइट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सिंपल रहेगा, स्टैटिक रहेगा, कोई भी इसमें ट्रिकी नहीं रहेगा। जो पढ़ाया जाएगा उसी को आप अच्छे से लिख दीजिएगा। कैसे? एकदम कोहेरेंस में, एकदम लाइन वाइज लाइन चीजें लिख दीजिएगा तो आपको नंबर एकदम बेहतर मिल जाएंगे। राइट? तो शुरू किया जाए। हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। और इन्वायरमेंट के साथ साथ एक नाम और लगा रहता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्या लगा रहता है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आपने बहुत से शब्द पढ़े होंगे लॉजी से जुड़े हुए, जैसे बायोलॉजी, जैसे जूलॉजी, जैसे साइटोलॉजी, यस, जैसे जियोलॉजी, है ना। तो ये क्या है? ये लॉजी लॉजी जो आपको मिल रहा है, ये लॉजी यहां पर भी है ना। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी की हिंदी होती है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी की हिंदी क्या होती है? पारिस्थितिकी होती है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। जब हमने इकोलॉजी से पूछा कि इकोलॉजी आप कैसा शब्द है, इकोलॉजी आप कहां से आए हैं, तो इकोलॉजी ने कहा कि मैं ग्रीक वर्ड हूं। मैं कैसा वर्ड हूं? मैं ग्रीक वर्ड हूं, ग्रीक शब्द हूं। मैं कैसा वर्ड हूं? मैं ग्रीक वर्ड हूं, ग्रीक शब्द हूं। मैं ग्रीक भाषा से आया हूं। कहां से आया हूं? ग्रीक भाषा से आया हूं, ग्रीक वर्ड हूं। हमने कहा कि आप जैसे बहुत से शब्दों से हम परिचित हैं, लॉजी जिनके एंड में आ रहा है, तो उसने कहा, इकोलॉजी ने कहा बिल्कुल मैं भी वैसा ही हूं। आप मेरे से यदि लॉजी को हटा देंगे तो यहां पर एक टर्म और बनेगा, इको, है ना। इकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। इकोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कि एक शब्द हो जाता है ओइकोस। एक शब्द क्या हो जाता है? एक शब्द हो जाता है ओइकोस। और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा हो जाता है लोगोस, है ना। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ओइकोस और दूसरा लोगोस। ओइकोस से पूछा कि ओइकोस आपका मीनिंग क्या है। ओइकोस ने कहा कि आप जो डे लाइफ में यूज करते हैं ना वर्ड, होम, मैं वो हूं। और या आप यूज करते हैं हाउस, मैं वो हूं। हमने कहा कि होम और हाउस जो है ये तो बहुत ही नॉर्मल वर्ड हैं। आप आए हैं इन्वायरमेंट में, तो आप कुछ ऐसा बताइए ना जो आपके लिए बना हो शब्द, है ना, इन्वायरमेंट में यूज होता हो। तो कहा कि आप मुझे हैबिटाट मान सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हैबिटाट मान सकते हैं। होम, हाउस या हैबिटाट, होम, हाउस या हैबिटाट, है ना। यस 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 यस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, है ना। होम, हाउस या हैबिटाट। लोगोस से पूछा गया कि लोगोस आपका मीनिंग क्या है। लोगोस ने कहा वैसे तो आप मुझे बोल दीजिए कि स्टडी ऑफ, लेकिन यहां पर एक टर्म और जोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ। क्या जी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ, राइट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो हैबिटाट की हिंदी क्या होती है? हैबिटाट की हिंदी होती है वास स्थान। हैबिटाट की हिंदी क्या होती है? वास स्थान होती है। तो किसका वास स्थान? हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में हम लोग किसको पढ़ते हैं? हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जीव। क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं।
तो हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको हिंदी में बोलेंगे जीवों का वास स्थान। क्या बोलेंगे जी? जीवों का वास स्थान। ओइकोस का मीनिंग क्या हुआ? जीवों का वास स्थान। और साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या हुआ? साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है का वैज्ञानिक अध्ययन। बताइए, क्या दोनों शब्दों से आप परिचित हो पाए? फटाफट आंसर करेंगे। क्या आप दोनों शब्दों से परिचित हो पाए? क्या आप दोनों शब्दों से परिचित हो पाए? आंसर करें। वेरी राइट, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या आप दोनों शब्दों से परिचित हो पाए? तो देखिए, ओइकोस का मीनिंग हुआ हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और लोगोस का मतलब हुआ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यानी कि का वैज्ञानिक अध्ययन। तो यदि इकोलॉजी को हमें बताना हो कि इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो इकोलॉजी का मीनिंग क्या हम बता सकते हैं? इकोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हिंदी बोलेंगे जीवों के वास स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन। जीवों के वास स्थान का, ठीक है, जीवों के वास स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन। बताइए, सब क्लियर कर पा रहे हैं? आप नोट्स ही बनाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते भी चलेंगे और सुनते भी चलेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको अच्छे से मिल जाएगी, उसको आप यूज करेंगे सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने में, मेंस की राइटिंग लिख करने में और रिवीजन करने में, ठीक है। जीवों के वास स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ हैबिटाट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाता है? जीवों के वास स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। बताइए फटाफट, यस और नो, आप आंसर करें। यस, फटाफट। यस, बहुत बढ़िया, शानदार। सबको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, सीखना है और समझना है, राइट। जीवों के वास स्थान का वैज्ञानिक अध्ययन हो गया इकोलॉजी। अब बताइए, जीव जहां रहता है उसका जो वास स्थान है उसके चारों ओर क्या मिलता है? टेल मी, जीव के वास स्थान के चारों ओर क्या मिलता है? ये मान लीजिए कि जीव का वास स्थान हो गया, है ना, ये क्या हो गया? जीव का वास स्थान हो गया। इसके चारों ओर क्या मिलेगा? तो जीवों के वास स्थान के चारों ओर मिलते हैं दो प्रकार की चीजें। एक वे जिनमें जीवन है, यानी कि लिविंग थिंग्स, जिनको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जैविक घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। क्या मिलता है? जीवों के चारों ओर मिलता है जैविक घटक। जीवों के चारों ओर क्या मिलती हैं? ऐसी चीजें जिनमें जीवन नहीं है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अजैविक घटक बोलते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट। ये हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली क्लास है, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। देखिएगा कि आपको सारी चीजें एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी और आप बहुत अच्छा करेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया बायोटिक कंपोनेंट। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो जाता है अबायोटिक कंपोनेंट। क्या हो जाएगा? अबायोटिक कंपोनेंट। बताइए, किसी को रेड और ग्रीन कलर से प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस की समस्या हो, तो यहाँ पर यदि ऐसा है तो आप मुझे बता देंगे। बहुत बढ़िया। बताइए, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो कि जीव के चारों ओर मिलते हैं, ये जीव के किस चीज का निर्माण करते हैं? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो कि जीव के चारों ओर मिलते हैं, ये किस चीज का निर्माण करते हैं? इससे जीव का बनता है पर्यावरण। क्या बनता है? पर्यावरण बनता है। जब भी आपको कोई डाउट होना, आप स्वयं जीव बन जाएंगे। जीव है कि नहीं है? आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कि नहीं है? जब भी कोई डाउट होगा आप स्वयं जीव बन जाएंगे और आंसर कर देंगे, राइट। तो बताइए, इन्वायरमेंट बना कि नहीं बना? जीव के चारों ओर मिलने वाले जो पदार्थ हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स को हम लोग जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कह रहे हैं, और अजैविक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अजैविक घटक बोल रहे हैं, अबायोटिक कंपोनेंट बोल रहे हैं। इनसे मिलकर जीव के किसका निर्माण होता है? इन्वायरमेंट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इन्वायरमेंट का निर्माण होता है, राइट। यस, इन्वायरमेंट का निर्माण हुआ। बताइए, क्या हमें हमारे चारों ओर मिलने वाली चीजें, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट की हो चाहे अबायोटिक कंपोनेंट की हो, प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं?
टेल मी, आपके चारों ओर मिलने वाली जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट की चीजें हैं वो आपको प्रभावित करती हैं कि नहीं करती हैं? यस और नो, फटाफट आंसर करेंगे, यस और नो, प्रभावित करती है ना? तो प्रभाव कैसे डालेंगी, प्रभाव कैसे डालेंगी, उसी प्रभाव को हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में, उसी प्रभाव को हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी है क्या? स्टडी ही तो है। इकोलॉजी है क्या? स्टडी ही तो है। तो स्टडी हम लोग इसमें किसकी कर रहे हैं? जीवों के वासस्थान की स्टडी कर रहे हैं। वासस्थान को ध्यान से देखा तो जैविक और अजैविक घटकों से घिरा हुआ है, यानी कि इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है। इन्वायरमेंट क्या करता है? जीव को प्रभावित करता है, जीव इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, इसी चीज को तो हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में। इसी चीज को तो हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में। तो क्या मैं यहाँ पर दूसरा डिफिनीशन लिख सकता हूं इसका? क्या है इसकी दूसरी डिफिनीशन? दूसरी डिफिनीशन ये है कि जीव एवं उस पर पड़ने वाले जीव एवं उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव एवं उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन कहलाएगा इकोलॉजी। बताइए, आपको कोई प्रभावित कैसे कर सकता है? आप मुझसे प्रभावित होंगे कब? जब आप मुझसे जुड़ेंगे। आप अपने रिश्तेदारों से प्रभावित होंगे जब आप उनसे जुड़ेंगे, उनकी सुनेंगे, उनकी समझेंगे, ठीक है, तभी प्रभावित होंगे। जीव एवं उस पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ रहा है, ये कब पड़ेगा? जब जीव और उसका पर्यावरण एक दूसरे से क्या होगा? संबंधित होगा। संबंध सकारात्मक हो सकते हैं, संबंध कैसे हो सकते हैं? नकारात्मक हो सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, निगेटिव रिलेशन हो सकता है। तो रिलेशन को हमें पढ़ना है तो किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में पढ़ेंगे। रिलेशन को हमको पढ़ना है तो हम लोग किस में पढ़ेंगे? इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रणव सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। बायोटिक का मतलब अभी बहुत बार आएगा, अबायोटिक का मतलब अभी बहुत बार आएगा, बस सुनते रहिएगा। जो कंसंट्रेट होके मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको समझिएगा, राइट। कंसंट्रेट होके उसे को ही सुनना है। मैंने एक प्रश्न किया आपसे कि आपको कोई प्रभावित कब करेगा? जब आपसे जुड़ा होगा, जब वो आपसे क्या होगा? संबंधित होगा। आपको कोई बिना संबंध के प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रभावित कैसे करेगा? या तो सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा या तो नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। यस, तो सकारात्मक प्रभाव कैसा है, नकारात्मक प्रभाव कैसा है, इन्हीं का तो हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इन्हीं का तो हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। प्रभाव कैसा हो सकता है? सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक, इसको थोड़ा सा सही कर। सकारात्मक का मतलब है पॉजिटिव, सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव इफेक्ट। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है नकारात्मक प्रभाव। बताइए, जब कोई आपको सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है तो आप खुश होते हैं, जब नकारात्मक प्रभाव देता है तो आप दुखी होते हैं। इन्वायरमेंट जब हमको क्या करेगा? नकारात्मक प्रभाव देना शुरू करेगा, और इन्वायरमेंट ने अपने आप नकारात्मक प्रभाव नहीं दिया था, हमने उसे ऐसा बनाया था कि उसने नकारात्मक प्रभाव देना शुरू किया था। तो हम लोग नकारात्मक प्रभावों पर बहुत चिंतित होते हैं, और नकारात्मक प्रभावों को ही समझने के लिए, नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, निगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ते हैं। हाँ या ना? जल्दी से बोलो मेरे शेर और शेरनियों। आपको एकदम डट कर समझना है और फिर उसको लिखने का प्रयास करना है। यस, चलिए अब तीसरा पॉइंट यहां पर है कि जीव एवं उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। जीव एवं उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूं, आप इंग्लिश वाले भी यहां से देखते रहेंगे। संबंध मतलब रिलेशंस, है ना। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन
इन्वायरमेंट एंड द लिविंग ऑर्गेनिम्स, ये क्या कहलाएगा? इकोलॉजी कहलाएगा। जीव एवं उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। बताइए, क्या यहां तक किसी कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो जल्दी से। इन्वायरमेंट जो है वो जीव से संबंधित होगा, तो उन्हीं संबंधों को हम लोग क्या करने हैं, उन्हीं संबंधों की हम लोग को स्टडी करनी है। वो स्टडी किसमें करेंगे? वो स्टडी करेंगे इकोलॉजी में। वो स्टडी किसमें करेंगे? इकोलॉजी में करेंगे। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। अब इकोलॉजी जो है उसको, इकोलॉजी को ओइकोलॉजी के रूप में सबसे पहले दिया किसने? अर्नेस्ट हेकल ने। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, है ना, जर्मन वैज्ञानिक, यानी कि जर्मन साइंटिस्ट कह सकते हैं, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है ना, जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकेल। कौन जी? अर्नेस्ट हेकेल साहब थे। अर्नेस्ट हेकेल, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अर्नेस्ट हेकेल, जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकेल द्वारा इकोलॉजी को सर्वप्रथम, अभी इकोलॉजी जिससे आया है ना, जिस वर्ड से आया है उस वर्ड को देखो जरा ध्यान से, ओइकोस था, है ना। इकोलॉजी, अर्नेस्ट हेकेल द्वारा इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम, सबसे पहले, ये टर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकेल द्वारा इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम ओइकोलॉजी, है ना, किस टाइप से? इस टाइप से, ओइकोलॉजी के रूप में दिया गया, इकोलॉजी के रूप में दिया गया। यस, इकोलॉजी शब्द को, इकोलॉजी शब्द को इकोलॉजी शब्द के रूप में किसके द्वारा दिया गया? जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हेकेल के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, अर्नेस्ट हेकेल ने ही क्या किया? इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित किया। इनके द्वारा ही क्या किया जाता है? इकोलॉजी को सबसे पहले परिभाषित किया जाता है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय, इकोलॉजी को सर्वप्रथम डिफाइन करते हैं, सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय, क्रेडिट टू डिफाइन फर्स्ट इकोलॉजी, है ना, गोज टू द अर्नेस्ट हेकेल साहब, है ना। इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय, जो ऐसा करता है वो क्या बन जाता है? जो सबसे पहले डिफाइन करेगा, उस टर्म को कॉइन करेगा, वो कौन बन जाएगा? चल मी, वो कौन बन जाएगा? आपने बहुत से सुना होगा फादर, बहुत बार आपने सुना होगा फादर, है ना, जनक, पिताजी, है ना, अप्पू, है ना। तो ये सब किसके लिए कहा जाएगा? अर्नेस्ट हेकेल के लिए कहा जाएगा। किसका? फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अर्नेस्ट हेकेल को जाना जाता है। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हेकेल को कहा जाता है। हाँ या ना? बोलो बोलो माय डियर, पारिस्थितिकी का जनक किसे कहेंगे? फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहेंगे? फादर ऑफ इकोलॉजी कहेंगे हम अर्नेस्ट हेकेल को, अर्नेस्ट हेकेल को, राइट। क्लियर है? इकोलॉजी आपने यहां पर ये बात जान ली, है ना। और इकोलॉजी से रिलेटेड एक सुंदरलाल बहुगुणा ने एक टर्म कहा था, कभी कभी इसका भी यूज कर लेते हैं कि इकोलॉजी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ना। सुंदरलाल बहुगुणा को तो आप सब लोग जानते होंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से जुड़े थे, और साथ ही साथ ये टिहरी बांध बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या कहा था कि इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज द
परमानेंट इकोनॉमी। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि यदि हमारा जीवों का वासस्थान ही बेहतर बना रहेगा तो हमारे जीवन को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा। ठीक है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये नारा दिया गया था। जब क्या किया जा रहा था? जब इकोसिस्टम को या कह सकते हैं इन्वायरमेंट को नष्ट किया जा रहा था, इन्वायरमेंट को खराब किया जा रहा था, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तब उन्होंने ये वाला टर्म कहा। अब इकोलॉजी जो है ये पढ़ने पर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इकोलॉजी को दो भागों में बांट जा सकते हैं। इकोलॉजी को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये देखिए, ये है बायोस्फीयर। ये क्या है? बायोस्फीयर है। आप अच्छे से जानते हैं बायोस्फीयर वह पार्ट होता है जिसमें कि जीवन के लिए सभी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। बायोस्फीयर, 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 है ना। इसको बोलते हैं आप हिंदी में जैवमंडल। क्या बोलते हैं जी? जैवमंडल। जैवमंडल में बायोस्फीयर में क्या होते हैं? बायोम होते हैं। और बायोम के अंदर क्या होते हैं? बायोम के अंदर इकोसिस्टम होता है। बायोम के अंदर क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। अभी बस मैं इसे लिख रहा हूं, आप परेशान नहीं होंगे कि सर ये इकोसिस्टम कहां से आ गया, बस थोड़ा सा सुनिएगा। इकोसिस्टम को यदि हम देखें तो इकोसिस्टम क्या है? एक निश्चित क्षेत्र होता है जिस पर हमें कंसंट्रेट होना होता है, जिस पर हम स्टडी कर रहे होते हैं, है ना। इकोसिस्टम क्या है? ये एक निश्चित क्षेत्र होता है जिस पर हमारा कंसंट्रेशन होता है, जिस पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जिस पर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। एक डिफाइंड एरिया होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। अब इस निश्चित क्षेत्र में क्या हो सकता है? इस निश्चित क्षेत्र में बहुत सी क्या हो सकती हैं? बहुत से जीवों की जातियां मिल सकती हैं। ये जो मैं स्टार करके दिखा रहा हूँ ये एक जीवों की जाति है ना। स्टार करके दिखा रहा हूँ ये एक जीवों की जाति है। दूसरा दिखाता हूँ ये रेक्टेंगल से, दूसरा दिखाता हूँ ये रेक्टेंगल से, ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ ये रेक्टेंगल से। कोई भी शेप आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये अलग अलग दिखाने का मतलब है कि अलग अलग क्या है? अलग अलग जीवों की जातियां हैं, ठीक है। फिर और दिखाता हूँ ये इस तरीके से, समझ पा रहे हैं आप? ऐसे ये, ठीक है। फिर और दिखाता हूं, ट्रायंगल से दिखाता हूं। ये निश्चित क्षेत्र है, ये अपने आसपास आप देख सकते हैं। ऐसी चीजों को आप अपने आसपास देख सकते हैं। ये एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें कि क्या हो रहा है? अलग अलग जातियों के जीव मिल रहे हैं। अलग अलग जातियों के क्या मिल रहे हैं? जीव मिल रहे हैं। जैसे यदि मैं यहाँ पर यदि ट्रायंगल वाले को देखूं तो ट्रायंगल वाला क्या है? ये इंडिविजुअल या तो एनिमल हो सकता है या तो प्लांट हो सकता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, है ना। और इधर से ये क्या है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अब ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है और एनिमल हो सकता है, ठीक है। प्लांट हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है। बताइए यदि मैं ये पूरा ले लूं, ऐसे पूरा ये पार्ट ले लूं, ठीक है, पूरा ये पार्ट ले लूं ऐसे करके, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कई जीवों की जातियां आ जाएंगी कि नहीं? इसके अंदर कई जीवों की जातियां आएंगी कि नहीं? कई जीवों की जातियां, कई जीवों की जातियां आएंगी। यस और नो? कई जीवों की जातियां, यानी कि स्पीसीज ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, कई जीवों की जातियां आएंगी। और जो कई जीवों की जातियां हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं? समुदाय बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? समुदाय बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। यस और नो? कई जीवों की जातियां मिलकर क्या बनाती हैं? कम्युनिटी बनाती हैं, समुदाय बनाती हैं। कम्युनिटी बनाती हैं, समुदाय बनाती हैं।
आ रहा है समझ में अच्छे से सबको? एक एक बात। कई जीवों की जातियां क्या करती हैं, कई जीवों की जातियां मिलकर क्या बनाती हैं, कई जीवों की जातियां मिलकर समुदाय बनाती हैं। इसमें कई जातियों के जीव मिल रहे हैं। ये जो मैंने घेरा किया है डैश डैश करके, ये जो घेरा लगाया हूं डैश डैश करके, इसमें कई जीवों की जातियां मिल रही हैं, है ना। तो कई जाति के जीव मिल रहे हैं या कई जीवों की जातियां मिल रही हैं, कई जातियों के जीव यानी कि समुदाय बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, समुदाय बना रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, जहां बायोस्फीयर मिलेगा, जहां क्या मिलेगा, बायोस्फीयर मिलेगा, उस वाले भाग में क्या स्थलमंडल मिलेगा? अभी थोड़ा बहुत पहले से आप पढ़े होंगे, कुछ कुछ चीजों को तो जाने होंगे ना। जहां पर बायोस्फीयर मिलता है वहां पर स्थलमंडल मिलता है। स्थलमंडल बोले तो लिथोस्फीयर मिलता है। स्थलमंडल यानी कि लिथोस्फीयर मिलता है। फिर क्या मिलता है, जल मंडल मिलता है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्रोस्फीयर मिलता है। जहां पर बायोस्फीयर होगा वहां पर ये तीनों चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही तो है, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर का और एटमॉस्फेयर का, वायुमंडल का। किसका? वायुमंडल का। तो यहाँ पर तीनों चीजें मिलेंगी, और तीनों चीजें जहां पर मिलेंगी वहीं पर तो फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी कि वहां पर जीव क्या करेगा, रह पाएगा। तो एटमॉस्फेयर, क्या जी, एटमॉस्फेयर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक निश्चित क्षेत्र में, अब हमें एक निश्चित क्षेत्र में क्या करना है, एक इंडिविजुअल प्लांट की या इंडिविजुअल एनिमल की और उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों की स्टडी करनी है। उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों की स्टडी करनी है। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का, यानी इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, इसकी यदि आप स्टडी करते हैं तो इकोलॉजी कहलाती है। अब एक निश्चित क्षेत्र जो मैंने अभी दिखाया आपको, इस निश्चित क्षेत्र में से किसी एक ही जीव की, चाहे वो पेड़ पौधा हो या फिर जंतु हो, उस पर पड़ने वाले प्रभावों का, पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे तो उसे कहा जाता है ऑर्ट इकोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्ट इकोलॉजी कहते हैं। मैं लिखता हूं उस बात को, है ना। ये निश्चित क्षेत्र है, किसी निश्चित क्षेत्र, जिसको आप आगे चल के क्या कहेंगे, जिसको आप आगे चल के कहेंगे इकोसिस्टम। किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र में, ये जो आपको मैंने दिखाया है निश्चित क्षेत्र है, कोई बायोस्फीयर में कोई निश्चित क्षेत्र है जिसे आप आगे चलकर इकोसिस्टम कहेंगे। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, जिसमें कि क्या हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, पेड़ पौधे या जंतु, इसमें एक ही रखना है, पाए जाने वाले जीव एवं उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, एवं उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन। सुनते जाना और फिर जब पूरा पढ़ लेना तब मुझे बताना। अभी जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी पहले पूरी कथा तो सुनो, पहले पूरा अभी अपने आप को जोड़ो तो यहाँ से। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, जिसमें कि वो पेड़ पौधा हो सकता है या जंतु हो सकता है, एवं उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इकोलॉजी तो कहलाएगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, उसे बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब होता है स्वयं पारिस्थितिकी, जिसमें कि केवल एक जीव की और उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव की स्टडी होगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले पर्यावरण
एवं किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव एवं उस पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। यस, ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। और दूसरा क्या है जी? ये पूरा निश्चित क्षेत्र है ना। अब ये पूरा का पूरा निश्चित क्षेत्र ले लीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र में डिफाइंड एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की सभी जातियों, राइट। और जीवों की सभी जातियों को मिलाकर आप क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की सभी जातियों, जिसको आप समुदाय बोलते हैं, एवं उन पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन, ये भी तो आप इकोलॉजी में ही करेंगे। लेकिन अब आप किसका स्टडी कर रहे हैं? अब आप एक जीव का नहीं कर रहे हैं, समुदाय पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभावों की स्टडी कर रहे हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं सिन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? सिन इकोलॉजी, मतलब कि समुदाय, हिंदी बोलते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। यहां तक सबको समझ में आ गया है? तो आप सभी लोग जल्दी से थंब अप कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। जब हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इकोलॉजी को पढ़ते समय हम लोग बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, एक निश्चित क्षेत्र, जहां पर क्या मिलेंगी? जहां पर मिलेंगी जीवों की जातियां। एक निश्चित क्षेत्र जहां पर क्या मिलेंगी? जहां पर मिलेंगी जीवों की जातियां। और वो निश्चित क्षेत्र पर मिलेगा उस निश्चित क्षेत्र में क्या मिलेगा? उस निश्चित क्षेत्र में मिलेगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपको लिथोस्फीयर, स्थल मंडल मिलेगा, जल मंडल मिलेगा, हाइड्रोस्फीयर मिलेगा। आपको वहीं पर मिलेगा क्या? वहीं पर मिलेगा आपको एटमॉस्फेयर। तो जब ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? जब ये तीनों चीजें कंबाइंड हो जाएंगी तो फिर फेवरेबल कंडीशंस बनेगी किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बनेगी। और उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेगा और अपने जो बायोस्फीयर में पाई जाने वाली बायोटिक और अबायोटिक चीजें हैं उनसे क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। और इंटरेक्शन करके बनाएगा क्या? एक सिस्टम बनाएगा। इंटरेक्शन करके क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा। देखिए, आप बोल नहीं रहे हैं, बोलना बहुत जरूरी है। जब आप बोलेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप सीख पाए कि नहीं। सनी, अनमोल, प्रणव, बबीता, आशीष, मनोज, सोनू, दिवाकर, सब लोग मुझको बताइए, जितने भी लोग लाइव यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको सब अच्छे से समझ में आया? क्या आपने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्या है? एक निश्चित क्षेत्र है, अ डिफाइंड एरिया, एक निश्चित क्षेत्र है। इस डिफाइंड एरिया में आप क्या ढूंढिए? इस डिफाइंड एरिया में ढूंढिए आप सबसे पहले जीव। क्या ये जीव है? इंसेक्ट्स क्या जीव हैं? यस। क्या प्रोटोजोआ जीव हैं? यस। क्या बैक्टीरिया जीव हैं? यस। प्लैंकटन जीव है? यस। एल्गी जीव है? यस। फंजाई जीव है? यस। प्लांट जीव है? यस। टर्माइट मोड्स ये जीव हैं? यस। तो इस डिफाइंड एरिया में हमने क्या देखा? इस डिफाइंड एरिया में हमने कई जातियों के जीव देखे, स्पीसीज ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। कई जीवों की जातियां हमने यहां पर देखी, कई जीवों की जातियां यहां पर हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब कई जातियों के जीव देखने के बाद क्या आपने इस डिफाइंड एरिया में देखा कि सनलाइट और हीट की प्रेजेंस है? यहाँ पर स्थल मंडल है। ये स्थल मंडल मतलब समझते हैं ना, जिसमें पर्वत होंगे, पठार होंगे, मरुस्थल होंगे, ठीक है, जिसमें लैंड होगा,
भूमि होगी, है ना, मृदा होगी, ये सब स्तरमंडल में आएगा। क्या आपने यहाँ पर जलमंडल, हाँ ये फ्रॉग तो देखा ही नहीं, ये फूल तो देखा ही नहीं आपने। ये क्या है? ये हाइड्रोस्फीयर है। ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। ये क्या है? जलमंडल है। और चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है कि नहीं? चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? तो आप मुझको ये बताओ कि यहाँ पर इस डिफाइंड एरिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स मिल रहे हैं आपको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, क्या वो आपस में दूसरे से रिएक्ट होंगे कि नहीं होंगे? आपस में दूसरे से रिएक्शन, आपस में दूसरे से इंटरेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, आपस में दूसरे से इंटरेक्ट होंगे। साथ ही साथ ये लिथोस्फीयर से भी कुछ चीजें गेन करेंगे, हाइड्रोस्फीयर से भी कुछ चीजें गेन करेंगे, एटमॉस्फेयर से भी कुछ चीजें गेन करेंगे। और जब सब कुछ बेहतरीन तरीके से एक दूसरे को मिलता रहेगा तो सिस्टम कैसा बनेगा? सुटेबल बनेगा। सिस्टम कैसा बनेगा? बैलेंस बनेगा। उसी सिस्टम को आप क्या नाम दिए हैं? इकोसिस्टम। उसी सिस्टम को आप क्या नाम दिए हैं? इकोसिस्टम। अ डिफाइंड एरिया, अ डिफाइंड टाइम, एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित समय में जीवों की जातियां आपस में और अपने अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, अबायोटिक इन्वायरमेंट का मतलब है जिसमें कि लिथोस्फीयर मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर मिल रहा है, जिसमें कि एटमॉस्फेयर मिल रहा है, उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं। और इंटरेक्ट होकर क्या बनता है? एक बैलेंस्ड सिस्टम बनता है जिसको आप इकोसिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस सिस्टम बनता है जिसको आप क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। थोड़ा सा आ रहा है माइंड में? थोड़ा सा पहुंच रहा है आपके दिमाग में? बोलिए। एक डिफाइंड एरिया है और डिफाइंड टाइम है। एक डिफाइंड एरिया में, डिफाइंड टाइम में हम लोग देखते हैं कई जातियों के जीव उपस्थित हैं। कई जातियों के जीव क्या हैं? कई जातियों के जीव उपस्थित हैं। वे आपस में एक दूसरे के साथ और अपने आसपास मिलने वाले भौतिक पर्यावरण के साथ, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जिसमें कि लिथोस्फीयर की चीजें आती हैं, हाइड्रोस्फीयर की चीजें आती हैं, एटमॉस्फेयर की चीजें आती हैं। लिथोस्फीयर में सॉइल है, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट हैं, लैंड है और आइलैंड हैं, ये सब आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, सीज हैं, ये सब आते हैं, ग्लेशियर्स ये सब आते हैं। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है, रेनफॉल है, लाइट है और एयर प्रेशर है, विंड स्पीड है, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये हमको प्रभावित करती हैं कि नहीं? आप जीव हैं कि नहीं है? हमको प्रभावित करती हैं। तो हम लोग जब अपने चारों तरफ चीजों को जो मिल रही हैं उनसे बैलेंस बनाए रखते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसको आप इकोसिस्टम बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप इकोसिस्टम बोलते हैं। तो मैं आगे चलूं, ये इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, या आप इसके लिए वर्ड और यूज कर सकते हैं। क्या इसके लिए वर्ड और यूज कर सकते हैं? पारितंत्र। क्या यूज कर सकते हैं? पारितंत्र, राइट। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, है ना। क्या हमने अभी सुना? हमने सुना सर एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, यही ना सुना है? जो जो सुने हैं वो कहते जाना है। हाँ, एक निश्चित क्षेत्र, डिफाइंड एरिया, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित जीवों का समुदाय, उपस्थित जीवों का समुदाय, एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित जीवों का समुदाय परस्पर, परस्पर का मतलब है आपस में। बताइए, हम पेड़ पौधों से चीजें प्राप्त करते हैं, जंतुओं से चीजें प्राप्त करते हैं, हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव
लाभकारी भी हैं, हानिकारक भी हैं, तो इंटरेक्ट होता है तभी तो ऐसा होता है। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित जीवों का समुदाय परस्पर, परस्पर का मतलब है म्यूचुअल, आपस में, परस्पर एवं अपने भौतिक, जिसको आप जैविक बोल देंगे, अपने भौतिक, या फिर आप जिसको क्या बोल देंगे, जैविक पर्यावरण, इसको आप बोलेंगे फिजिकल, या आप बोलेंगे बायोटिक, अबायोटिक। एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में उपस्थित जीवों का समुदाय परस्पर, परस्पर का मतलब है म्यूचुअल, आपस में एवं अपने भौतिक या जैविक पर्यावरण के साथ अंतः क्रियाएं करके, देखिए कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं ले रहा हूं मैं, कहीं पर भी लाइन को कट नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम बढ़िया सा बनाता हुआ चल रहा हूं। आप भी जरा अच्छे से इन शब्दों को पिरो लीजिएगा, अपने भाषा को अच्छा कर लीजिएगा। के साथ अंतः क्रियाएं, जिसको आप बोलते हैं इंटरेक्शंस, अंतः क्रियाएं, इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन, अंतः क्रियाएं करके एक संतुलित तंत्र का निर्माण, एक संतुलित तंत्र बनाता है या संतुलित तंत्र का निर्माण करता है। बनाता है जिसे पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं। आई बात समझ में सबको? आप अभी इंग्लिश वर्जन भी देखेंगे, सब कुछ लिखा होगा, सब डिफाइन कर रहे हैं, सारी चीजें डिफाइन कर रहे हैं, आप जैसे ही हम भी हैं, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्र यानी कि अ डिफाइंड एरिया, अनिश्चित समय, एक निश्चित समय, अ डिफाइंड टाइम, उसमें क्या होगा, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली एंड विद देयर फिजिकल और अबायोटिक इन्वायरमेंट क्या करती है, इंटरैक्ट करती है। अभी आ रहा है सब कुछ, इंटरैक्ट करती है। इंटरेक्शन से क्या होता है, इंटरेक्शन से बनता है क्या, इंटरेक्शन से बनता है एक संतुलित तंत्र, एक बैलेंस सिस्टम बनता है, एक संतुलित तंत्र बनता है, एक बैलेंस सिस्टम बनता है। उस बैलेंस सिस्टम को हमने क्या कहना है, उस बैलेंस सिस्टम को हमें क्या कहना है, उस बैलेंस्ड सिस्टम को हमें क्या कहना है, इकोसिस्टम कहना है। An ecosystem is a balanced system formed by the interaction of community of living organisms mutually and with their physical or abiotic environment in a defined time in a defined area। आई बात समझ में? Ecosystem is a balanced system formed by the interactions of living organisms mutually as well as with their physical or abiotic environment in a defined time in a defined area। अब बताइए प्रणव, थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। अभी इंग्लिश में और आएगा, बस थोड़ा सा आप अपने आप को धैर्य के साथ यहाँ पर बनाए रखिए, ठीक है, ओके। अब देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग क्लासरूम जो है क्या एक इकोसिस्टम है? यस, इकोसिस्टम है, क्योंकि आप और हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं। आपको पानी की रिक्वायरमेंट है, आप पानी पीते हैं, आपको लाइट की रिक्वायरमेंट है, आपको लाइट मिलती है, आपको एयर की रिक्वायरमेंट है, आप एयर लेते हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है आप मुझसे पूछते हैं, मुझे कहीं पर भी दिक्कत होती है मैं आपसे कंफर्म करता हूं। तो हम लोगों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस हो रहा है। किसके साथ? आपस में भी और अपने आसपास की मिलने वाली चीजों के साथ भी। ये क्या बन रहा है,
एक इकोसिस्टम बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये एक इकोसिस्टम बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक इकोसिस्टम बन रहा है। अब आप मुझको बताओ, इस इकोसिस्टम में क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जीवन है? यस, जीव समुदाय में जीवन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इकोसिस्टम किससे बना होता है? पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है, ये बना होता है पारितंत्र, जैविक एवं अजैविक घटकों से बना होता है। पारितंत्र जैविक एवं अजैविक घटकों से बना, जैविक एवं अजैविक घटकों से निर्मित होता है। मतलब कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से क्या होता है? बना होता है। पारितंत्र में क्या होगा? बायोटिक कंपोनेंट होंगे और अबायोटिक कंपोनेंट होंगे। यही तो हमें पढ़ना है आगे चल के। पारितंत्र किससे बना है? जैविक एवं अजैविक घटकों से क्या है? निर्मित है, निर्मित है। ठीक है। अब आप पारितंत्र में देखो ध्यान से, पारितंत्र में देखो, क्या एनर्जी आ सकती है? यस। क्या एनर्जी जा सकती है? यस। क्या कोई भी सब्सटेंस आ सकता है? यस। क्या कोई भी सब्सटेंस जा सकता है? यस। यानी कि पारितंत्र के अंदर ऊर्जा और पदार्थों का आना जाना हो सकता है। इकोसिस्टम के अंदर पदार्थ यानी कि सब्सटेंस और एनर्जी का इनपुट और आउटपुट हो सकता है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनके इनपुट और आउटपुट में, कमिंग और आउटकमिंग में। इनकमिंग और आउटकमिंग में कोई भी क्या नहीं है? कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इकोसिस्टम जो है वो बना हुआ है किससे? बायोटिक से। मैंने इसको पहले भी चर्चा किया है। बायोटिक से और किससे? अबायोटिक से। किससे? बायोटिक से और अबायोटिक से। राइट। इकोसिस्टम के अंदर अब ये सब विशेषताएं हैं जो आप पढ़ रहे हो। इकोसिस्टम के अंदर क्या होगा? पारितंत्र में पदार्थ यानी कि सब्सटेंसेस, पदार्थ यानी कि सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस एंड ऊर्जा यानी कि एनर्जी। इकोसिस्टम में सब्सटेंसेस और एनर्जी, इनका फ्लो पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, फ्लो पर कोई प्रतिबंध नहीं। सब्सटेंस इनकम इनपुट हो सकते हैं, आउटपुट हो सकते हैं। एनर्जी इनपुट हो सकती है, आउटपुट हो सकती है। फ्लो पर कोई प्रतिबंध नहीं, फ्लो पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। आई बात समझ में? जब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो जो इकोसिस्टम है वो कैसा हो जाएगा? कैसा सिस्टम? इकोसिस्टम जो है ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? ये ओपन सिस्टम हो जाएगा। जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है एनर्जी के फ्लो पर या सब्सटेंस के फ्लो पर, तो सिस्टम कैसा हो जाता है? ओपन सिस्टम हो जाता है। इकोसिस्टम कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र है। याद रहेगा, इकोसिस्टम कैसा तंत्र है? ओपन सिस्टम है, खुला तंत्र है। इकोसिस्टम किसके अंदर है? बायोम के अंदर है। बायोम किसके अंदर है? बायोस्फीयर के अंदर है। बायोस्फीयर किसके अंदर है? बायोस्फीयर जो है ये किसके अंदर है? बायोस्फीयर जो है ये अर्थ के अंदर है। तो इकोसिस्टम हो या फिर हम लोग बोले बायोम, बायोम को आप बोलते हैं हिंदी में जियोम। क्या बोलते हैं? जियोम बोलते हैं। और इसी जियोम जो है वो किसके अंदर है? बायोस्फीयर के अंदर है। बायोस्फीयर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। जैवमंडल किसके अंदर है? जैवमंडल किसके अंदर है? जैवमंडल जो है ये पृथ्वी के अंदर है। बायोस्फीयर किसके अंदर है? बायोस्फीयर जो है ये जैवमंडल जो है ये पृथ्वी के अंदर है, अर्थ के अंदर है। ठीक है, पृथ्वी। तो ये सब कैसे हो जाएंगे? ये सब ओपन सिस्टम हो जाएंगे। ये सब कैसे हो जाएंगे? ये सब ओपन सिस्टम हो जाएंगे। गॉट इट और नॉट? फटाफट आंसर करो माय डियर। अर्थ, बायोस्फीयर, बायोम एंड इकोसिस्टम, ये सब कैसे तंत्र हैं? ये सब खुले तंत्र। ये सब कैसे तंत्र हैं? खुले तंत्र हैं। आप लोग बोलते भी जाइएगा, आप लोगों के बोलने से ही मैं समझ पाऊंगा कि कितनी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं। थोड़ा थोड़ा आंसर करते जाएंगे जो जो पढ़ते चल रहे हैं। बात समझ में आई?
तो इकोसिस्टम हो या बायोम हो या बायोस्फीयर हो या फिर अर्थ हो, ये सब के सब कैसे सिस्टम हैं? ओपन सिस्टम है, खुले तंत्र है। कैसे हैं? ओपन सिस्टम है, खुले तंत्र है। इकोसिस्टम टर्म को सबसे पहले किसने बताया? इकोसिस्टम टर्म वाज coined by एजी टांसले। एजी टांसले के द्वारा 1935 में इकोसिस्टम टर्म को क्या किया गया? कॉइन किया गया। एजी टांसले इन 1935 इकोसिस्टम टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द इकोसिस्टम जो है, वेन डायग्राम भी आएगा। साजिद परेशान नहीं हुई है चीजों को, आज अभी आपके साथ बस आधा घंटा ही तो बीता है, आप परेशान मत होइए, धीरे धीरे सारी चीजें मैं आपकी ओके कर दूंगा। इकोसिस्टम को डिफाइन किया सबसे पहले किसने? एजी टांसले ने इन 1935, राइट, ओके। तो इकोसिस्टम जो है ये बायोम से बायोस्फीयर, और बायोस्फीयर किसमें है? अर्थ में। अर्थ के अंदर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के अंदर बायोम, और बायोम के अंदर ढेर सारे इकोसिस्टम हैं। तो ये सब कैसे हैं? ओपन सिस्टम है। ये सब कैसे हैं? ये सब ओपन सिस्टम हो जाते हैं, ओपन सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने सीखा, अभी जो हम लोगों ने समझा, उसको यहाँ पर देख लें, उसको यहाँ पर देख लें, राइट। अभी आप कह रहे थे ना, ये देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को, या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है, इकोसिस्टम जो टर्म है, वो 1935 में ऑक्सफोर्ड पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, ऑक्सफोर्ड कहाँ पर है? ये जो एजी टांसले हैं, ये इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट है ना। 1935 में ऑक्सफोर्ड पारिस्थितिकी वैज्ञानिक एजी टांसले द्वारा किसी दिए गए स्थान पर पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच परस्पर क्रिया को शामिल करने के लिए गढ़ा गया। क्या ये टर्म हम लोग यूज कर चुके हैं? कोई दिया गया स्थान जहां पर क्या होंगे? जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे, और वो आपस में क्या कर रहे होंगे? इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो उसके लिए जो टर्म आएगा वो इकोसिस्टम आएगा। द टर्म इकोसिस्टम वाज coined in 1935 by Oxford ecologist A.G. Tansley to encompass the interactions among biotic and abiotic components of the environment at a given site. ये है आपका कंटेंट, ये है आपका क्या? ये है आपका कंटेंट। कोई परेशान नहीं होना है, किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना। यहीं से आप लिखेंगे, यहीं से आप लिखेंगे, बहुत बढ़िया। There is no need of definition of biome, there is no need of definition of अर्थ हेयर, है ना। ये कोई डिफिनीशन अभी नहीं, अभी हम लोग जब पहली यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी बस केवल इकोसिस्टम पर फोकस करिए, इकोसिस्टम को अपना बनाइए। इकोसिस्टम पर आप क्या करिए? इकोसिस्टम पर जी जान लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक नाम आता है यूजीन ओडम का। किसका नाम आता है? यूजीन ओडम का नाम आता है। यूजीन ओडम ने इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया? पारिस्थितिकी तंत्र को यूजीन ओडम द्वारा वर्तमान में जो स्वीकृत रूप से परिभाषित किया गया है वो ऐसे, जैसे मैंने अभी परिभाषित किया था। ये बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है, इसको याद रख लीजिएगा। ये डिफिनीशन जो है बहुत बढ़िया है। एक निश्चित क्षेत्र, एक निश्चित समय में उपस्थित जीवों का समुदाय आपस में म्यूचुअली और अपने भौतिक या जैविक पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रियाएं करेगा, इंटरेक्शंस करेगा, उससे क्या होगा? बैलेंस सिस्टम बनेगा, जिससे कि पारितंत्र नाम दिया जाएगा, जिससे क्या कहेंगे? पारितंत्र कहेंगे। और इस बैलेंस सिस्टम में एनर्जी फ्लो चलता है, एनर्जी फ्लो होता है, ठीक है। तो यूजीन ओडम के द्वारा, यूजीन ओडम जो कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताए। एक इकाई, इकाई का मतलब है एक जगह, एक क्षेत्र, एक एरिया,
एक इकाई जिसमें सभी जीव शामिल हैं, सभी जीव का मतलब है जिसमें कि जीवों का समुदाय, कई प्रकार की जीवों की जातियां हैं, सभी जीव शामिल हैं, अर्थात किसी दिए गए क्षेत्र में समुदाय, समुदाय बोले ना कम्युनिटी, भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं करता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह स्पष्ट रूप से परिभाषित ट्रॉपिक संरचना, जैविक विविधता और भौतिक चक्रों की ओर लेकर जाता है। प्रणाली यानी कि सिस्टम के अंदर ही जीवित और निर्जीव यानी कि बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग्स के बीच में क्या होता है, सामग्रियों का आदान प्रदान होता है। सामग्री बोले तो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है ना। आप अपने आप को जीव बना के देखिए, आप अपने पर्यावरण में अपने आसपास मिलने वाली चीजों के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनसे कुछ चीजें लेते हैं, उनको कुछ चीजें देते हैं। यही तो है सामग्रियों का आदान प्रदान विद इन द सिस्टम, है कि नहीं है। हम लोग यहाँ पर हैं कौन से इकोसिस्टम में, हम लोग लैंड इकोसिस्टम में हैं। हम लोग किसमें हैं, लैंड इकोसिस्टम में हैं। देखिए ये दोनों बातें आपको क्लियर हुई तो मुझे इन्फॉर्म करिए फटाफट। ये आपके लिए कंटेंट मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको यूजीन ओडम के द्वारा डिफाइन किया गया है, एक इकाई जिसमें सभी जीव सम्मिलित है। इसको आगे बताया गया कि एक निश्चित क्षेत्र जिसमें कि समुदाय अपने साथ और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रियाएं करता है, जिससे कि ऊर्जा का प्रवाह होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में, एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में। जैविक विविधता बनी रहती है। आप देखो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जीव मिलते हैं। आप अभी पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल पढ़ेंगे तो उसमें ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ऐसे पढ़ेंगे। जब किसी भी सिस्टम में जैविक विविधता होती है तो सिस्टम उतना ही क्या होता है, उतना ही बेहतर माना जाता है। जब किसी सिस्टम में जितनी अधिक जैव विविधता होती है वो सिस्टम उतना ही क्या माना जाता है, बेहतर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर पोषक तत्वों का चक्रण चलता रहता है, नाइट्रोजन साइकिल चलती है, कार्बन साइकिल चलती है ना। आपने भोजन कहाँ से प्राप्त किया, पेड़ पौधों से प्राप्त किया, पेड़ पौधों ने भोजन क्या किया, निर्मित किया। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके शरीर से हमारे शरीर में आए, हमको जो खाएगा, मतलब पेड़ पौधों को शाकाहारी जंतुओं ने खाया, उनके शरीर में पहुंचे, शाकाहारी जंतुओं को मांसाहारी जंतुओं ने खाया, उनके शरीर में पहुंचे, फिर ऐसे करके सर्वाहारी जंतुओं के शरीर में पहुंचे, ओमनीवोरस में पहुंचे। क्या चल रहा है, पोषक तत्वों का चक्रण चल रहा है। पोषक तत्वों का क्या चल रहा है, चक्रण चल रहा है। सिस्टम के अंदर ही जो बायोटिक और अबायोटिक चीजें हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है उनके बीच में। जीवित और निर्जीव के बीच में क्या हो रहा है, सामग्रियों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग विद इन द सिस्टम। ट्रॉपिक संरचना, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट पर कौन आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे। ट्रॉपिक लेवल सेकंड पर कौन आएगा, जो पेड़ पौधों को खाएंगे यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स आएंगे। ट्रॉपिक लेवल सेकंड पर, थर्ड पर कौन आएगा, जो हर्बीवोरस प्लांट्स हर्बीवोरस को खाएंगे, है ना, यानी कि कार्निवोरस आएंगे। फिर ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ट्रॉपिक लेवल का मतलब है एक पोषण स्तर से दूसरा पोषण स्तर। पहले भोजन किसने बनाया, पेड़ पौधों ने बनाया, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। पेड़ पौधों किसने खाया, शाकाहारी जंतुओं ने खाया, ट्रॉपिक लेवल सेकंड। शाकाहारी जंतु किसने खाया, मांसाहारी जंतुओं ने खाया, ट्रॉपिक लेवल थर्ड। आई गई बात समझ में, आई गई बात समझ में बच्चा, क्लियर है वाली बात। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की एक प्रमुख संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इकोसिस्टम इज अ मेजर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। आप सुनना, आपसे मैं पूछूं जीव की इकाई, जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, जीव की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बता दीजिए। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताइए। गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपने पीटी क्वालिफाई करा है, आपने बहुत से एग्जामों को कवर क्लियर किया है। बताइए
जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, बहुत ही आराम से होले होले पढ़ाते हुए चल रहा हूं ताकि आप पहले दिन से लाइन लेंथ के साथ जुड़ सकें, है ना। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बता दीजिए जल्दी से, इसमें तो कोई भी गलत नहीं करना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, किसी ने नहीं बताया? कैसे चलेगा काम, भूल गए? जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है माय डियर, सेल है, कोशिका है। जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है। बताइए, सेल के अंदर, जीव के शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है सब किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं, कोशिका के अंदर होती हैं। वैसे आप मुझे बताओ, जीव जो है वो कहां पर रहकर क्रियाएं कर रहा है? एक डिफाइंड एरिया में रहकर क्रियाएं कर रहा है, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर क्रियाएं कर रहा है। तो इकोसिस्टम क्या होगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी होगा, या इसको दूसरी तरीके से आप कह सकते हैं ऐसे भी, प्रकृति की, प्रकृति कैसे लिखेंगे? एक बार कोशिश करता हूं, फिर से लिखते हैं। प्रकृति, यस, ऐसे प्रकृति की संरचनात्मक, प्रकृति की संरचना, प्रकृति बोले तो अर्थ, अर्थ बोले तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोले तो बायोम, बायोम बोले तो इकोसिस्टम। ऐसे ही तो बना है। प्रकृति की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, है ना। यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। बताइएगा, जीव के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जीव के शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, वो सब कोशिका में हो रही हैं। और जीव जहां पर रहकर क्रियाएं कर रहा है वो तो एक निश्चित क्षेत्र है कि नहीं, उसी को तो आप इकोसिस्टम कह रहे हैं। तो माय डियर, ये हो जाता है पारितंत्र। ये क्या हो जाता है? पारितंत्र हो जा रहा है, इकोसिस्टम हो जाता है। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या है, प्रकृति की संरचनात्मक इकाई क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे क्या? आप हमेशा आंसर करेंगे इकोसिस्टम। आप हमेशा आंसर करेंगे इकोसिस्टम। नहीं बोलोगे? नहीं बताओगे? बोलो बच्चे, क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? इकोसिस्टम को हम कह के आ चुके हैं कि इकोसिस्टम कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है। मतलब इकोसिस्टम के अंदर पदार्थ, सब्सटेंसेस, मटेरियल्स और एनर्जी का फ्लो होता रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसका। अब सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं ये। किसी पारिस्थितिक तंत्र की संरचना उसकी जातियों की, उसकी प्रजातियों की विविधता से संबंधित होती है। पारितंत्र बन किससे रहा है? पारितंत्र बन रहा है जीवों के समुदाय से। अब वो पारितंत्र कितना जटिल होगा, ये पारितंत्र में उपस्थित जीवों की जातियों में जितनी अधिक विविधता होगी,
है कि नहीं है? किसी पारितंत्र में, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव हैं, जीवों की जो जातियां हैं, जीवों की प्रजातियां जो हैं, वही तो पारितंत्र का निर्माण कर रही हैं। तो पारितंत्र की जो जटिलता है वो किस पर निर्भर करेगी? पारितंत्र की जटिलता निर्भर करेगी प्रजातियों की विविधता पर। जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक होती है। लो भाई, द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हैव हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। आई बात समझ में? पारितंत्र की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है स्पीसीज डाइवर्सिटी पर। किस पर डिपेंड करती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी पर डिपेंड करती है। तो ये बात मैं नीचे लिखने वाला हूं, इसको भी आप ध्यान से समझ लेना। पारितंत्र की जटिलता, पारितंत्र की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये किस पर डिपेंड करती है? ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है प्रजातियों की विविधता पर। प्रजातियों की विविधता पर, विविधता पर निर्भर, प्रजातियों की विविधता पर निर्भर होगी। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन स्पीसीज डाइवर्सिटी। राइट, बताइए कोई पारितंत्र कितना जटिल होगा? जितना पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक होगी। कोई पारितंत्र कितना जटिल होगा? जितना पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता होगी। यही ना है इसका मीनिंग, यही है ना इसका मीनिंग। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जितना जटिल पारितंत्र होगा, जितना जटिल पारितंत्र होगा, उतना ही पारितंत्र क्या होगा? स्थायी होगा। जितना जटिल पारितंत्र होगा उतना ही पारितंत्र क्या होगा? स्थायी होगा। मैं लिख देता हूं, पारितंत्र की जटिलता जितनी बढ़ेगी, जटिलता जितनी ज्यादा, पारितंत्र की जटिलता जितनी ज्यादा होगी, पारितंत्र का स्थायित्व उतना अधिक होगा। पारितंत्र का स्थायित्व उतना अधिक होगा। इस बात को इंग्लिश में भी समझ लो। एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम आल्सो इंक्रीजेस। पारितंत्र की जटिलता जितनी ज्यादा होगी, पारितंत्र का स्थायित्व उतना अधिक होगा। कॉम्प्लेक्सिटी of ecosystem, complexity of ecosystem, ये क्या है? ज्यादा है। इट्स मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, ये भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये बात आप कहाँ समझेंगे? ये बात आप समझेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे। क्या ये बात आप समझेंगे जब आप पढ़ रहे होंगे नोट्स। अब हिंदी इंग्लिश में देखो मनोज जी, बहुत कठिन होता है जब आप एक शिक्षक बनेंगे ना और आपको दोनों भाषा में एक साथ ठीक है, दोनों भाषाओं में जब एक साथ क्या होगा, दोनों भाषाओं में जब आपको पढ़ाना होगा तो आपको बिना इस तरीके से मैनेज किए बिना नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, ये पारितंत्र की जटिलता जितनी ज्यादा होगी, पारितंत्र का स्थायित्व उतना अधिक होगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम एज इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इंक्रीजेज। ये वाली बात आप कब समझेंगे? जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या? जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे
फूड चेन एंड फूड वेब, फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ेंगे, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य जो है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये क्या है, सिस्टम के अंदर और बाहर जो ऊर्जा का प्रवाह है और जो मटेरियल्स का आना जाना है, उससे क्या करना है, मैनेज करना है। पारिस्थितिकी तंत्र का जो कार्य है यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये किससे रिलेटेड होता है, ये ऊर्जा के प्रवाह से, एनर्जी फ्लो से, मटेरियल साइकिल से, चाहे वो सिस्टम के बाहर हो चाहे सिस्टम के अंदर हो, उससे कवर होता है, उससे जुड़ा होता है। एक बार आप सब लोग बताइए, इतनी बात अच्छे से समझ में आई है सबको? इतनी बात अच्छे से समझ में आई है, क्लियर हुई है कि नहीं? बताइए 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 फटाफट, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा। पारितंत्र की जटिलता किस पर निर्भर है, प्रजातियों की विविधता पर निर्भर, ठीक है। इसके बाद अनुक्रमण नामक प्रक्रिया, अनुक्रमण को आप क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। सक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी पारितंत्र क्या होता है, तैयार होता है। कोई भी पारितंत्र क्या होता है, तैयार होता है, और तैयार होकर वो लेस कॉम्प्लेक्सिटी से हाई कॉम्प्लेक्सिटी की ओर क्या होता है, बढ़ता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि सक्सेशन में क्या होता है, सक्सेशन इज अ प्रोसेस बाय विच a young ecosystem develops and changes from less complex to the more complex ecosystem। अनुक्रमण नामक प्रक्रिया से यंग इकोसिस्टम क्या होते हैं। बट सर नोट्स कैसे बनाए? अरे आप अपने काम की चीज लेते जाओ, इंग्लिश का है तो इंग्लिश कर लो, हिंदी का तो है हिंदी का लो, जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो, फिर उसको लिखते जाओ। अभी आपके पास अब पूरा दिन का समय होगा ना, अब आप तब काम करना, अभी बस सीख लो मेरे से कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें हैं हमको समझनी है। उसके बाद पूरा दिन आपके पास है, नोट्स बनाइए, लिखिए, है ना, क्वेश्चन का आंसर करिए, ये सब आपका ही तो काम है। यहाँ पर मेन दारोमदार जो होता है वो स्टूडेंट का होता है। एक कदम हम चले 3 कदम आप, तभी तो होगा सिलेक्शन। आप सोचो 3 कदम हम चले 1 कदम आप, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है माय डियर। प्रत्येक पारितंत्र का अपना क्या होता है, ऊर्जा बजट होता है। प्रत्येक पारितंत्र का अपना ऊर्जा बजट होता है जिसे पार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। अब देखिए प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं। बताइए जैसे आपके यहाँ पर कंडीशंस हैं, वैसे क्या अफ्रीका में है, क्या यूरोप में है, क्या अंटार्कटिका में है? नहीं। प्रत्येक निश्चित क्षेत्र की अलग अलग क्या होती है, परिस्थितियां होती हैं। तो उस निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाला जो जीवों का समुदाय है, उस क्षेत्र में उपस्थित परिस्थितियों के साथ उसे क्या करना पड़ता है, सामंजस्य बनाना पड़ता है। सामंजस्य वर्ड जो है यहाँ पर अनुकूलन के नाम से जाना जाता है, एडेप्टेशन के नाम से जाना जाता है। तो जितना बढ़िया आप एडेप्टेशन बना पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से लंबे समय तक रह पाएंगे। और यदि आप एडेप्टेशन नहीं बना पाए तो फिर आपका क्या होना है, नष्ट होना तय है। इसको आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप अपने आस पड़ोस के साथ यदि अच्छे संबंध नहीं बनाते हैं तो आपके कोई भी काम में कोई हेल्प नहीं करने वाला है। आप परेशान होंगे और ऐसा लगेगा कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं, अब हम नई जगह चले जाएं, ऐसा करके। तो जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट प्रत्येक जीव के चारों ओर की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। मतलब प्रत्येक निश्चित क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जीवों के समुदाय को उन परिस्थितियों के साथ क्या बनाना पड़ता है, सामंजस्य बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, सामंजस्य बनाना पड़ता है। और सामंजस्य बना लिए तब तो अच्छी बात है, सामंजस्य नहीं बना पाए तब तो फिर क्या हो जाता है, नुकसान होता है। तो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऐसा ना करने पर वे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है, ये आपकी क्या हुई, पारितंत्र की विशेषताएं पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं, पारितंत्र की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, राइट। अब चलिए आगे बढ़िए। अब आता है क्या, पारितंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। मैंने अभी आपको बताया कि इकोसिस्टम में क्या होते हैं, दो घटक होते हैं, एक अजैविक घटक अबायोटिक कंपोनेंट, और एक क्या होता है, जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट। प्रत्येक पारितंत्र जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। ऑल इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंपोनेंट्स, वन इज द अबायोटिक कंपोनेंट और सेकेंड वन इज द बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब बायोटिक में क्या होगा, नॉन लिविंग्स को हम लोग रखेंगे यानी कि निर्जीव को रखेंगे, नॉन लिविंग्स को रखेंगे यानी कि किसको रखेंगे, नॉन लिविंग को रखेंगे, और इसमें किसको रखेंगे, लिविंग्स को रखेंगे, किसको रखेंगे, लिविंग्स को रखेंगे, इसमें निर्जीव को रखेंगे, इसमें सजीव को रखेंगे। पारितंत्र की संरचना मूल रूप से जीवों और पर्यावरण की भौतिक विशेषताओं का वर्णन है कि उस पारितंत्र में किस प्रकार के जीव मिल रहे हैं, किस प्रकार की भौतिक चीजें मिल रही हैं, किस प्रकार के फिजिकल सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, जिससे कि ये देखा जाए कि इस पारितंत्र में पोषक तत्व कैसे मिलेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका इनटेक और आउटटेक कैसे होगा। ये सारी चीजें किसी पारितंत्र की संरचना में समझी जाती हैं, किसी भी पारितंत्र की संरचना में समझी जाती हैं। ठीक है, ओके। पारितंत्र की संरचना मतलब पारितंत्र किससे बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना है बस, एक बायोटिक कंपोनेंट और एक क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। यहां पर देखिए इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट है और एक अबायोटिक कंपोनेंट है, राइट। अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक। अजैविक घटक का मतलब क्या होता है, अजैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं है, वो चीजें शामिल करनी है, अजैविक घटक। और दूसरा क्या है, दूसरा है जैविक घटक, दूसरा क्या है, जैविक घटक, राइट। अजैविक घटक के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है वो आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब होता है जलवायुवीय कारक। क्या जी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जलवायुवीय कारक। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग यदि साथ चलते रहे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से हम लोग सीखेंगे, बहुत ही अच्छे से चीजों को हम लोग कवर करते चलेंगे, है ना। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब जलवायुवीय कारक, है ना, जलवायुवीय कारक। रेन आएगा, लाइट आएगा, विंड आएगा, टेम्परेचर आएगा। क्लियर, जलवायुवीय कारक में रेन आएगा, लाइट आएगा, विंड आएगा, टेम्परेचर आएगा। इसी में आप ह्यूमिडिटी भी जोड़ सकते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता। क्या होता है, आर्द्रता। यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अच्छा, एक टर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यदि हमें किसी भी स्थान पर उपस्थित मृदा और उसके अंदर की चीजों को देखना है तो उन्हें किस चीज का नाम दिया जाएगा, तो सॉइल फैक्टर नहीं कहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एडिफिक फैक्टर कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एडिफिक फैक्टर का मतलब होता है किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली मृदा और उसमें उपस्थित पदार्थ, जैसे मिनरल्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वहाँ की पीएच वैल्यू है, ये हो जाता है मृदीय कारक, एडिफिक फैक्टर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मृदीय कारक। किसी भी स्थान पर पाई जाने वाली मृदा, उसमें उपस्थित नमी, उसमें उपस्थित मिनरल्स, उसमें उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, उसकी पीएच वैल्यू, ये उस स्थान के पारितंत्र को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं मृदीय कारक यानी कि एडिफिक फैक्टर्स। एडिफिक फैक्टर्स, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर में वाटर नहीं आएगा,
वाटर की जगह पर रेन आएगा माय डियर। क्लाइमेटिक फैक्टर में वाटर की जगह पर रेन आएगा, या टोटल आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, अच्छी बात है, ऐसे ही आप लोग डिस्कस करते रहो, वाटर एंड रेन। अब ठीक है, वाटर एंड रेन, ओके माय डियर। लाइट, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉइल, पीएच, मिनरल्स एंड टोपोग्राफी, ये सब मिलके बनाएंगे मृदीय का। बायोटिक फैक्टर्स में, बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोग प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब कि उत्पादक। उत्पादक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कंज्यूमर्स, हेटेरोट्रॉप्स, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, उपभोक्ता हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स मतलब कि परपोषी। डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, अपघटक, सेप्रोफाइट्स इनको हम लोग बोलते हैं, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, इनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए कंज्यूमर्स में भी अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें कौन आएगा? इसमें आते हैं शाकाहारी जंतु। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? शाकाहारी जंतु आता है। अब शाकाहारी जंतुओं को जो खाते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन जाते हैं, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता बन जाते हैं। जो उन्हें खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता बन जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे चल के। तृतीयक उपभोक्ता बन जाते हैं, राइट। और क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स मतलब कि क्या बोलेंगे, इनको आप बोल दीजिए टॉप कंज्यूमर्स। इनके लिए आप वर्ड यूज करिए टॉप कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स का मतलब है उच्च मांसाहारी। टॉप कंज्यूमर्स मतलब उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। टॉप कंज्यूमर्स मतलब उच्च उपभोक्ता, जो सबसे ऊपर होंगे, जो सभी को अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेंगे, उच्च उपभोक्ता। ठीक है, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखने के हिसाब से देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको। तो आप ऐसे बना दोगे चार्ट, ठीक है। फिर अबायोटिक कंपोनेंट में आप बताओगे कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो तभी विकसित हो पाता है जब उसके आसपास क्या होता है? भौतिक रासायनिक वातावरण मिलता है। पारितंत्र में दो चीजें हैं ना, एक जैविक घटक है, एक अजैविक घटक है। तो जब हमारे चारों तरफ क्या होगा? भौतिक रासायनिक वातावरण मिलेगा, जब हमारे पास आसपास फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तभी तो हम लोग डेवलप कर पाएंगे अपने क्या? तभी तो हम लोग डेवलप कर पाएंगे अपने इकोलॉजिकल रिलेशंस, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक में क्या आता है? बुनियादी कार्बनिक तत्व और यौगिक शामिल होते हैं, जैसे कि मिट्टी है, पानी है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, फॉस्फेट है, ये सारे के सारे, और बहुत से कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इसमें आपको नमी मिलेगी, पवन धाराएं यानी कि विंड्स मिलेंगी, इसमें आपको सोलर रेडिएशंस मिलेंगे, है ना। और किसी भी पारितंत्र का जो सबसे प्रमुख कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फैक्टर होता है, वो क्या होता है? वो सोलर एनर्जी होती है। सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा किसी भी पारितंत्र के लिए क्या होती है? एकमात्र महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत होती है। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। हमारी पृथ्वी पर जीवन, हमारे बायोस्फीयर में जीवन, हमारे बायोम में जीवन, हमारे इकोसिस्टम में जीवन तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। जब क्या मिल रहा है? सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। आप यही पढ़िएगा, इसी को सीखिएगा, इसी से आप क्या करेंगे? इसी से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अब हमें कुछ नोट्स नहीं बनाना है, मैंने आपको सिस्टमेटिक सारी चीजें बता दी हैं। आपको अब बनाना है, आपको लिखना है, आपको समझना है, ठीक है, ओके। यहां पर देखिए, अब बायोटिक कंपोनेंट को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? आपको अपने मेंस राइटिंग में अधिक से अधिक क्या करना है? टेबल का प्रयोग करना है। अधिक से अधिक आपको
चार्ट का प्रयोग करना है, अधिक से अधिक फ्लो चार्ट का प्रयोग करना है। मैंने आपको बताया ना कि मेंस कैसे लिखेंगे, आपने यदि वीडियो नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा। अजैविक घटक में कौन आएगा? कार्बनिक पदार्थ आएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। अजैविक घटक में कौन आएगा? कार्बनिक पदार्थ आएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे। ठीक है, राइट। अधिक से अधिक टेबल का निर्माण करें, अधिक से अधिक फ्लो चार्ट बनाएं, अधिक से अधिक क्या करें? अधिक से अधिक डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें। अब ऐसा नहीं कि जहां पर डायग्राम भी ना हो वहीं पर वहां पर भी बना दें, हर जगह तो डायग्राम होंगे। जहां आप बना सकते हैं, जहां पर जरूरत है। अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, ये क्या हो गया? ये हो गया इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और फिर क्या है? फिर है ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, राइट। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हो, जैसे कि विटामिन्स है, जैसे कि प्रोटीन्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हो गए। ये आपको अपने आसपास से प्राप्त होगा कि नहीं होगा? बताइए, आप अपने आसपास कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पाते हैं कि नहीं पाते हैं? कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको? अच्छे से जानते हैं ना, आपके पर्यावरण से मिलेगा, आपके वातावरण से मिलेगा, आपके अजैविक घटक से मिलेगा। प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं, आदि। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ में जैसे जल है, मृदा है, ऑक्सीजन है, नमी है, प्रकाश है, ताप है, खनिज हैं, फास्फोरस लिख दें, कैल्शियम लिख दें, लोहा लिख दें, आयरन लिख दें। ठीक है, लकड़ी लिख दें, आयरन लिख दें, आदि लिख दें। ठीक है। अब इनकी इंग्लिश कोई जरूरत थोड़ी ना है, इनकी इंग्लिश तो आप जानते हैं, इतना भी इंग्लिश नहीं आपको सीखनी है। ऊर्जा में आप किसकी बात करेंगे? एकमात्र ऊर्जा सौर ऊर्जा, जो कि पारितंत्र का ही नहीं, इस पृथ्वी का क्या है, इस पृथ्वी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सौर ऊर्जा, बताइए जी, बताइए मेरे सभी सेनानियों, क्लियर है ये वाली बात? कुछ बोलते ही नहीं है, फिर कहेंगे कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। अरे बोलोगे तब ना। सिस्टमेटिक वे ही तो बना हुआ है माय डियर। इससे अच्छा नोट्स, इससे अच्छी क्लास नोट्स क्या होगा? इससे अच्छा नहीं होगा कुछ भी। क्लियर है? ओके। फिर जैविक घटक में सभी जीवित जीव शामिल हैं। बात समझ में आई? इसमें स्वपोषी घटक ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स, विषमपोषी घटक हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रॉपिक में हम लोग किसे रखेंगे? उत्पादक को रखते हैं। किसको रखते हैं? उत्पादक को, जिसमें आप वर्णन करेंगे पेड़ पौधों का। और हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स में आप किसे रखेंगे? उपभोक्ता को रखेंगे। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी उपभोक्ता। सब कुछ आपके लिए यहाँ पर मैंने बनाया हुआ। यहां पर ये देखिए, स्वपोषी घटक में सभी हरे पौधे शामिल हैं जो सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा को स्थिर करके
स्थिर करते हैं और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। बताइए, जो स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या करेंगे, अपना भोजन का निर्माण करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना। सभी हरे पौधे की जगह पर आप वर्ड यूज कर दीजिए क्लोरोफिल युक्त पौधे, क्लोरोफिल युक्त पौधे। सभी हरे पौधे की जगह पर आप क्या करिए, क्लोरोफिल युक्त पौधे वर्ड यूज करिए। क्लोरोफिल युक्त पौधे ही क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। जरूरी नहीं कि पेड़ पौधे हरे ही हो तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो। यदि क्लोरोफिल है तो वो हरे भले नहीं दिखें लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स की जगह पर क्लोरोफिलस प्लांट्स, राइट। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की कहलाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। इन द प्रेजेंस ऑफ sunlight, in the presence of chlorophyll, plants take the CO2 and water from the atmosphere and gives the carbohydrate and oxygen as well as the water vapor as a product in photosynthesis process. Yes, 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 yes. हेटरोट्रॉपिक घटकों में कौन आएंगे, गैर हरे पौधे आएंगे और वे सभी जानवर शामिल होंगे जो ऑटोट्रॉप से भोजन प्राप्त करते हैं। जो स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हेटरोट्रॉप। चाहे वो गैर हरे पौधे हों यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। ठीक है, अब आपने इनको अच्छे से समझ लिया। अब आप जब इतना पढ़ लेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा मेंस का लिखने के लिए। जरा क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ इतना पढ़ने के बाद क्या आप इस क्वेश्चन को करने के लायक हो गए हो, क्या आप इस क्वेश्चन को करने के लायक हो गए हो, बताओ। एक क्वेश्चन आएगा इतना पढ़ने के बाद और आप क्या इसको करने के लायक हो गए हो। पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी विशेषताएं क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इकोसिस्टम क्या है मैंने अच्छे से बताया, उसकी विशेषताएं क्या है मैंने अच्छे से बताया। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का संक्षेप में वर्णन करो। संरचना मतलब कि कंपोनेंट बताना है यहाँ पर आपको, स्ट्रक्चर जिसमें कि बायोटिक, अबायोटिक। अबायोटिक के अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, एडफिक फैक्टर्स। बायोटिक के अंदर ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स। ऑटोट्रॉप्स क्लोरोफिलस प्लांट्स, हेटरोट्रॉप्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, टर्सरी सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर्स। हेटरोट्रॉप्स के अंदर डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइट्स के अंदर डिकम्पोजर्स। बोलो यस और नो। क्या आप ये लिख के लाओगे, क्या आप ये लिख के लाओगे? विषमपोषी लिखेंगे या हेटरोट्रॉप्स लिखेंगे? अब ये हिंदी में कुछ भी लिख दो, हेटरोट्रॉप्स लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हेटरोट्रॉप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखा तो हिंदी में ही है ना, विषमपोषी। बताइए कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को कल करके लाएंगे? कितने लोग हैं जिनको क्लास अच्छे से समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट, जल्दी से कमेंट करके। लिख के आपको कैसे भेजेंगे, पहले लिखो तो फिर भेजेंगे। पहले लिखो तो कल फिर मैं बताऊंगा ना कि भेजोगे आप कैसे, पहले लिखो। बताइए कितने लोग हैं जिन्हें क्लास अच्छे से समझ में आई, अच्छे से आपने पढ़ा, यही आपका कंटेंट है, इसी से आपको लिखना है, इसी से आपको बेहतर बनाना है। ये पीडीएफ आपको अपलोड मिल जाएगी आपकी इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, वो भी एक क्वेश्चन होगा। ध्यान रखिएगा, जेपीएससी में स्टैटिक क्वेश्चन पूछाना है। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आप समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले, एक क्वेश्चन आपका कवर, हॉट टॉपिक है ये आपका। व्हाट इज द इकोसिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या मैंने हर एक टर्म को आपको पढ़ाया है, इकोसिस्टम बताया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, स्ट्रक्चर बताया है। चलिए, क्लास आपको बढ़िया लगी हो तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अभी लिख के अपने पास रखिए, कहीं भेजिए नहीं, अभी लिख के अपने पास रखिए, कहीं भेजिए नहीं। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।